राजस्थान का ही विषय है, टोंक जिले का ही नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी है, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनकी सह के बिना तो ये चल नहीं सकते हैं, इसलिए आप इन पे कार्रवाई करवाएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, टोंक पीपलू के निवाई पीपलू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का जवाब उन्होंने कहा मुझे मिल गया। दूसरा पूरक प्रश्न है उनका कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं बता रहा हूं कि टोंक जिले में जिन जिन थानों पर कार्रवाई हुई है वो मैंने आपको संलग्न करके भेज दी है। आपके पीपलू थाने में ही मैं समझ सकता हूं विनोद कन्हैयालाल के खिलाफ कार्रवाई हुई, ओम प्रकाश जगदीश के खिलाफ कार्रवाई हुई, पीर बख्श के खिलाफ कार्रवाई हुई, हरीश पुत्र कजौड़ के खिलाफ कार्रवाई हुई, प्रकाश पुत्र रामचंद्र के खिलाफ कार्रवाई हुई, कल्लू खां के खिलाफ कार्रवाई हुई, शाहरुख खां के खिलाफ कार्रवाई हुई, मोहन के खिलाफ कार्रवाई हुई, ओम प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई हुई, शिवराज के खिलाफ कार्रवाई हुई, रशीद खां के खिलाफ कार्रवाई हुई और परमेश्वर के खिलाफ भी हमने कार्रवाई प्रस्तावित की है। आदरणीय, मैं कह रहा हूं ये चल रहे हैं तो ये इस पे लगाम क्यों नहीं लग रही है? जिस तरह से हमारे जिले में बजरी के ऊपर बहुत पूरा नियंत्रण कर रखा है सरकार ने, इसी तरह इन वो हुक्का बार पर करेंगे तो जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस नशे की लत से बच जाएगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हमने समय समय पर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोटपा एक्ट में हुक्का बार संचालक के खिलाफ कार्रवाई हो और जिस मकान में ये संचालित होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हमने कानून सम्मत कार्रवाई करके उनको निरुद्ध करने का काम किया है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तरह की अवैध गतिविधियों में कोई भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये हुक्का बार और नशाखोरी का जो मामला है ये कोई टोंक जिले तक सीमित नहीं है। पूरे राजस्थान में नशाखोरी बहुत जबरदस्त बढ़ चुकी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या पुलिस हुक्का बार या नशाखोरी के जो अड्डे चल रहे हैं जिन भवनों में, उनको क्या उन भवनों को और दुकानों को सीज करने की मंशा रखती है सरकार? पहला प्रश्न। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि कोटपा एक्ट के अलावा ऐसा कोई सख्त कानून लाने का सरकार का इरादा है जिससे नशाखोरी राजस्थान से उन्मुक्त हो सके राजस्थान और नशाखोरी रुक सके? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि राजस्थान में ये गतिविधियां रुक क्यों नहीं रही। मैं आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहता हूं 2022 में आपको तुलनात्मक अध्ययन बताऊंगा। 2022 में मामले थे 55,326, यानी कि उस समय हुक्का बार और अवैध गतिविधियां चरम पर थी। और हमने 2023 में आने के बाद 2023 में भी आप लोग थे जब भी 25,885, और हमने 24 और 25 में जब प्रभावी कार्रवाइयां की, हमारी पुलिस ने मजबूती से निर्देश दिए, सख्त लहजे में उनके साथ व्यवहार किया, तो ये मामले घटकर 12,598 आ गए। 12,598 आपके 55,000 जगह पर हुक्का बार चल रहे थे आपके यहाँ 55,000 अनुमति के कोई और हम अंकित न करें। उनको दूसरे प्रश्न का उत्तर सुन लो। आप सुनिए, मेरा जवाब सुनिए माननीय। दूसरे प्रश्न का मैंने नोट कर लिया, मैंने नोट कर लिया। आप नंगा नाच कर रहे थे, हम कार्रवाई करके रोक रहे हैं उनको। अध्यक्ष महोदय,
नेता प्रतिपक्ष को किसी प्रश्न पे पूछने का अधिकार है, मान लिया। प्रश्न सिर्फ टोंक जिले का है, पूरे राजस्थान का पूछ रहे हैं और फिर उसका जवाब भी सुनने को तैयार नहीं। पंगा लिया है तो भुगतो। वैसे माननीय आप सुनिए माननीय अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री विराज, माननीय मंत्री जी, प्रश्न टोंक का है, ये इनका कहना सही है, लेकिन मैं को ऐसा सोच रहा है पूरे राजस्थान में अपने को ज्यादा सतर्क रह करके इस हुक्का बारों को रोकने के प्रयत्न करने चाहिए, चाहे ये हो चाहे वो हो। मैं उसका नहीं कहता कि आपकी और इनकी सरकार समय क्या आपका, लेकिन ये प्रयत्न रुकने आपकी चाहिए। इजाजत हो तो मैं बोल जाऊं। हाँ। मैंने इसलिए बताया कि आप तो रोकने में सक्षम हुए नहीं थे, हमने रोका है। इसके बाद मेरा सदन को अवगत कराऊंगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। हमने सभी प्रकार के मादक पदार्थों, हुक्का बार आदि पर रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्सों का गठन करके पूरे राजस्थान में से नशा खत्म हो, इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी। चलिए अगला प्रश्न श्री चेतन पटेल, कोलाना। प्रश्न संख्या 397। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब मिल चुका है। जवाब पढ़ लिया? जवाब आ चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो 5-5 करोड़ की जो सड़कें विभाग के प्रस्ताव जो मैंने भेजे थे विभाग को, उसमें मैंने ये स्पष्ट लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा करी है कि केवल विधायकों से सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएंगे, जिसके प्रस्ताव की प्रतिलिपि आपने मुझे उत्तर में भी भेजी है। मगर सदन के नेता वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में की गई घोषणा की पालना न करना सदन की गरिमा के खिलाफ है, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए मेरा पहला पूरक प्रश्न ये है माननीय अध्यक्ष जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पवित्र सदन में की गई इस घोषणा की पालना नहीं करने पर जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये अवगत कराना चाहूंगी, कुछ आंकड़े मैं भी रखूं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दें तो पिछली सरकार की तुलना और हमारी सरकार, क्योंकि सड़कों में बहुत अच्छा काम हुआ है। क्यों? आईना देखना, आईना आपको देखना चाहिए, आपने कितना हमारी मैंने कहा आंकड़े, मैंने ये नहीं बताया कि आपने कितना काम नहीं किया पिछले 5 सालों में। आप इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? आपको पता भी नहीं मैं क्या बोलने वाली हूँ। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? पिछली बार माननीय पूछा है जिम्मेदारी किसकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों के मर गए थे बीजेपी के एमएलए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी ने और आपने मुख्यमंत्री आगे सड़कें नहीं दी थी। आपके मुख्यमंत्री जी ने सड़कें नहीं दी। माननीय सदस्य, सदन के नेता की घोषणा की पालना आपने नहीं दी सड़कें, जिम्मेदारी किसकी और आपने बनती कहा था है? कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार कौन है? एमएलए जो थे उनके कहने से नहीं दिया था आपने। अपने 1 मिनट, अपने व्यवस्था है कि जिसका प्रश्न है उसे पूरक प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आने दें। पहले ही आप खड़े हो जाएंगे तो कोई उत्तर आएगा नहीं। उत्तर आने दें, उत्तर का दूसरा पूरक आने दें, फिर कोई बात है तो आपके उपनेता पूछ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सा निवेदन है कि हमारे माननीय सदस्य कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, बैठो। हम उस सवाल, अब आप उस सवाल का जवाब नहीं दे करके मैं और सवाल पिछली का सरकार की मैंने बातों को आपने करके शायद मेरी बात नहीं आप सुनी। जो है सदन को माननीय गुमराह कर अध्यक्ष रहे हो। महोदय, आप माननीय सवाल अध्यक्ष का जवाब महोदय, दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो सुनो। मैं अपनी बात, मैंने बोला कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी। अगर मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कुछ आपकी सारी बातें जो 5 साल आपने काम नहीं किया उसके आंकड़े रखने वाली हूँ? मैं सिर्फ आंकड़े इनकी विधानसभा की रखने वाली हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पीपलदा, ये 5 साल की कहानी तो मैं इनको बाद में बताऊंगी, पहले पीपलदा विधानसभा की बात बता देती हूँ। पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में विधायक के द्वारा वर्ष 2025-26 में 12 सड़कों की अनुशंसा की गई, जिसमें से 7 सड़कों की निविदाएं प्रक्रियाधीन है, जो कि दिनांक 2/2/2026 तक प्राप्त कर ली जाएंगी।
एवं एक सड़क का कार्य प्रगतिरत है। शेष रही 4 सड़कों को परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसका एग्जामिन कर रहे हैं और उसके बाद इस पे जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है अध्यक्ष जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई इस घोषणा की पालना क्या विभाग व आगामी बजट क्या विभाग वर्तमान व आगामी बजट सत्र में ईमानदारी से करेगा? यदि हाँ तो मेरे द्वारा दिए गए प्रस्तावों में से शेष रही 4 सड़कों को भी क्या इसमें लिया जाएगा? यदि नहीं तो फिर जी राम जी माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अब क्या है कि मुझे वो बात कहनी ही पड़ेगी जो मैं नहीं कहना चाह रही थी। जी, अब मैं थोड़ा सा ये फैक्ट्स रखना चाहूंगी और थोड़ा तुलनात्मक भी कुछ ये जो बातें हैं ये फैक्ट्स हैं, इनको रखना चाहूंगी। गत सरकार के द्वारा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 13,160 किलोमीटर लंबाई की नवीन सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया, जबकि हमारी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में ही 16,864 किलोमीटर लंबाई की नवीन सड़कों का निर्माण करवाया जा चुका है। मैं 5 साल आपके और 2 साल हमारे गिनवा रही हूँ। इसकी तुलना कर लीजिए और फिर देखिए, गत सरकार के कार्यकाल के दौरान कुल 1,104 गांव सड़कों से जुड़े गए। कार्यकाल में ही 1,717 गांव सड़क से जोड़ दिए हैं। तुलनात्मक तो कोई कहेगा ना, आप भी कहते थे, ये भी अध्यक्ष महोदय, सड़कों के नवीनीकरण पर गत सरकार के द्वारा अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में लगभग राशि 12,300 करोड़ का व्यय किया गया, जबकि हमारे 2 वर्ष में ही अब तक सड़कों के नवीनीकरण पर लगभग राशि 8,450 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। साथ ही अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि आपकी सरकार के द्वारा बजट वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में सड़कों के चयन में हमारे विधायकों की अनुशंसा पर कोई भी स्वीकृति जारी नहीं की गई थी, परंतु हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 में बिना भेदभाव के सभी मान्य विधायकों से उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए अनुशंसा प्राप्त करने के प्रयास किए और जिन मान्य विधायकों की अनुशंसा प्राप्त हुई उनकी स्वीकृतियां बजट घोषणा अनुरूप जारी की जा चुकी हैं। और मैं माननीय सदस्य से ये बात कहना चाहूंगी कि आपके द्वारा अगर कोई भी ऐसी सड़क है वो आप उसकी मुझे बिल्कुल दीजिए और उस पे हम लोग एग्जामिन करेंगे जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपनेता खड़े हुए हैं, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं दे रहे हो, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं बोल रहे तुम। माननीय अध्यक्ष जी, ये जवाब मेरे प्रश्न का नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में घोषणा की गई है उसका वर्तमान और आगामी बजट सत्र में ईमानदारी से इस घोषणा की पालना होगी या नहीं? इन्होंने तुलना करना चालू कर दी। मैंने हाँ या ना में केवल प्रश्न पूछा है, हाँ या ना। अध्यक्ष महोदय, मैंने कंपैरिजन नहीं पूछा है कांग्रेस गत सरकार का वर्तमान सरकार का। भाई वो तो हर सरकार से अपेक्षा है कोई ईमानदारी से काम करे, आप भी और ये भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे 12 प्रस्ताव इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनमें 12 सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 6 नॉन पैचेबल हैं और 6 मिसिंग लिंक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, टेंडर जारी हो चुके हैं और 2 दिन बाद टेंडर भी खुलने वाले हैं। उसके बाद जो 4 और सड़कें हैं उन पे हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, अगर आवश्यकता होगी तो उन पे भी कार्य किया जाएगा। इससे ज्यादा आप क्या आपकी अपेक्षा है? वैसे देखिए, आपकी सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। उत्तर तो आ गया। हमारी सरकार ने जितना काम किया है, विधायक नहीं था, काम किया है, विधायक नहीं था,
नहीं था। मैं भाई चेतन को धन्यवाद देता हूँ, उनको हमारी सरकार पे विश्वास है कि इतनी सड़कें देंगे, इसलिए वो निवेदन कर रहे हैं। ये हमारा सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार का है। मंत्री बार है आपको 3-4 इसी हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था और सदन को ये आश्वस्त किया था हो रही है क्या? कि प्रश्नकाल है ये चर्चा का काल नहीं है, प्रश्नकाल है। क्या कर रहे हैं आप बैठ जाओ। हो गया जवाब? आप बैठिए। आप बैठिए। आप कौन खड़े हो? आप क्यों खड़े हो रहे हो? आप कौन खड़े हो? फॉरवर्ड क्यों खड़े हो? बैठ जाइए। आप बैठिए। आप चर्चा नहीं हो रही है। अगला प्रश्न श्री कैलाश वर्मा। ऐसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वस्त हो गई बहस, सबके विचार आ गए। अब अगला प्रश्न, अगले में बोल लेना, बैठो सभी लोग खड़े होकर देखें। अगला प्रश्न है कैलाश वर्मा, पार्षद संख्या 224। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बगरू में जर्जर जीर्ण स्वास्थ्य केंद्रों की सूची अरे वो सब परिशिष्ट करते हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी संलग्न मंत्री है। किया, उन्होंने भी किया, सब खंड लोग कर 2 रहे हो। उक्त विधानसभा किया क्षेत्र कि नहीं बगरू किया? नहीं। में विगत 2 वर्षों में CHC 5 1 साल 7 भी हो PHC जाएंगे। 1 उपकेंद्र 9 के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके प्रगतिरत कार्यों का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 3, जी हाँ, चालू आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुण के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का नवीन निर्माण करवाए जाने पर विचार किया जा रहा है। माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र बगरू के अंदर जो CHC PHC संचालित है, क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाटिका का भवन जीर्ण शीर्ण होने के कारण बरसात के समय CMHO द्वारा अन्यंत्र स्थापित करने के आदेश जारी किए गए थे, फिर भी अभी तक नवीन भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत नहीं की? क्या सरकार उक्त भवन के लिए बजट स्वीकृत रखने का विचार रखती है क्या? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? मेरा पहला पूरक क्वेश्चन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि PHC वाटिका जो यहाँ पर जो PHC के अंदर जो लेबर रूम है वो बहुत ही जर्जर हालत में है, और उसके एक टीम जो है PMO, ADM और XCN ये 6-8-25 को उन्होंने विजिट किया। उन्होंने जाके इसका ब्यौरा लेकर हमने स्टेट फंड से 50 लाख रुपए का हमने ऑलरेडी प्रोविजन कर दिया है, जो अप्रैल 1 के बाद में हम इनको रिलीज करेंगे। मैंने हमारे अधिकारियों को बोला है कि माननीय विधायक महोदय के साथ में जाकर एक बार स्वयं वो निरीक्षण कर ले, और इसका काम जो है अप्रैल के अंदर अब इसका ऑलरेडी पूरा एस्टिमेट बना लिए हैं। जो वित्तीय वर्ष नया लगेगा उसके अंदर इसको हम लेबर रूम को पूरा गिरा के इसको नया बना देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब मेरे को दिया बिल्कुल सही इन्होंने कहा, और पिछली बार इन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से बताया भी था। बगरू विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जयपुर के चारों तरफ बसा हुआ है, और इसके अंदर हमारी सरकार के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर उपजिला अस्पताल की घोषणा भी की, उसकी जमीन भी अलॉटमेंट हो गई, पैसा भी सैंक्शन हो गया। मगर पिछली सरकार के समय के अंदर जो PHC बगरू कस्बे के अंदर चलती थी वो उस सरकार ने उस समय बंद की जब चुनाव का पीक टाइम था, और चुनाव के 6 महीने पहले उसको वहां पे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिफ्ट कर दी। मेरा माननीय मंत्री महोदय से ये निवेदन है कि आपने मॉडल CHC स्थापित करने की इसी सदन के अंदर घोषणा भी की थी। बगरू विधानसभा क्षेत्र जो नगरपालिका का कस्बा है उसमें 50 से 60 हजार की आबादी है, और एक जुगल दरबार की नगरी भी है। उसके बीच के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो जगह, जो जमीन, जो बिल्डिंग वहां पे बनी हुई है, क्या मंत्री महोदय उसी बिल्डिंग के अंदर मॉडल CHC स्थापित करने का विचार रखते हैं क्या? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने PHC को शिफ्ट कर दिया, CHC का रूप देके उसको बाहर ले गए, आबादी क्षेत्र के बाहर ले गए, दूर ले गए। हमारी सरकार ने उसी CHC को हमने उसको लास्ट बजट के अंदर उसको HDH का दर्जा हमने दे दिया है। वहाँ पर माननीय विधायक जी से यही कहूँगा कि
वहाँ पर ज़मीन मिलना हमारे को मुश्किल पड़ रही है। तो हम जब काम शुरू करेंगे तो उसको हमें वर्टिकल रूप देना पड़ेगा। अगर ज़मीन पास मिल जाए तो हम उसको वहाँ पर बना सकते हैं नज़दीक में, उसके साथ यूनिट जोड़ के एक CHC वहाँ पर हो और उसके 1 किलोमीटर एज इट इज़ वो CHC शहर से बाहर चली गई है, तो उसके बिल्कुल नज़दीक उससे जुड़ती हुई कोई ज़मीन मिले तो उस CHC के अंदर SDH का स्टाफ ऑलरेडी चला गया है और PHC जो है आपकी जो शहर के अंदर है उसके अंदर SDH का डॉक्टर भी बैठने लग गया, ताकि आपकी शहर की जो सुविधाएं हैं वो आपको आपके शहरवासियों को जहां आबादी है उनको पूर्ण मिले। अगला प्रश्न है श्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। प्रश्न संख्या 1186 सर, मुझे रिप्लाई मिल गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से सीधा 2 पूरक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूं। पहला तो यह है कि खंड ग में 3रे खंड में आपने जिक्र किया है 2 याचिकाओं का 3651/2020 और एक 2428/2018। तो मेरी एक गुजारिश है आपसे कि प्रदेश में, भरतपुर में नहीं प्रदेश में वकीलों की स्थिति सुविधाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी खराब है और विशेष रूप से जहां 1,500-2,000 हज़ार वकील रजिस्टर्ड हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां उनके लिए चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं है। भरतपुर में केवल 36 चैम्बर्स हैं लगभग, जिसमें 144 वकील लोग बैठते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि 2018 की रिट, पहला जो पूरा क्वेश्चन है, तो क्या सरकार AG के माध्यम से अपील करके हाई कोर्ट को कि ये जो रिट जो लग रही हैं, जो कि कई रिट हैं, सुरक्षा से संबंधित है, कई भी हो सकता है, सुविधाओं से संबंधित है, मेरा तो केवल एक ही मामला है कि चैम्बर से संबंधित जो मामला है उनके लिए चैम्बर्स बनवा, इसमें डिसीजन करवा के या हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के ऐसी कोई नीति ले, जो नीति है आपकी सरकार की, उसी के अधीन इनको यथाशीघ्र जो है चैम्बर्स उपलब्ध करवाए जाए। कब तक जो है आप विचार रखते? पहला पूरा क्वेश्चन ये है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ साथियों को ये शंका रहती है कि सरकार इतना अच्छा काम क्यों कर रही है और इसी से परेशान हो रहे हैं। अब ये PWD का इतना बढ़िया आंसर सबको समानता से देखते हुए उनको सुनना नहीं था, इसे हल्ला किया। अब उत्तर दीजिए। अब मेरा उत्तर दे रहा हूं। अब आप उत्तर दे, इसलिए ध्यान रखो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान के वकील समुदाय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है, क्योंकि मैं उसी समुदाय से आता हूं। राजस्थान में जिस रफ्तार से माननीय वकील समुदाय की संख्या बढ़ी, उसी रफ्तार से उनको सुविधाएं नहीं मिली। ये स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन चैम्बर्स मिले, चैम्बर के साथ अन्य सुविधाएं मिले। हमारे जितने न्यायालय बड़े हैं उन न्यायालय को सबको भवन मिले, भवन की सुविधाएं मिले, ये भी जरूरी है। इसी लिहाज से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में 2018 से लगातार अनेक रिट याचिकाएं विचाराधीन है, जिसकी संख्या काफी बड़ी है और इसकी कल ही सुनवाई थी, गए उसे कल। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी माननीय रिट याचिकाएं जितनी भी विचाराधीन है उसका भी निर्णय हो और वकील समुदाय को हो, माननीय अधीनस्थ न्यायालय जितने भी हमारे राजस्थान में उनको सबको जितनी जैसे जैसे फंड की अवेलेबलता है, जमीन की अवेलेबलता है, संसाधन की अवेलेबलता है, उसके अनुसार ही वकील समुदाय के लिए चैम्बर की व्यवस्था भी करेंगे, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी करेंगे और कोशिश ये करेंगे इस रिट याचिकाओं का निर्णय शीघ्र हो जावे और सरकार के पास जो संसाधन उपलब्ध है उसके अनुसार शीघ्र वकील समुदाय और न्यायालय को सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरा क्वेश्चन है, पूछिए। कि निश्चित रूप से संसाधन और इनके ऊपर डिपेंडेंस रहते ही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो संभागीय स्तर के, आप नीचे बाद में जाएं, पहले कम से कम वो सुविधाएं, क्या सरकार उन लोगों को जो संभाग स्तर पर केसेस की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वहां वकीलों की स्थिति ये हो गई है कि थड़ियां जैसी नजर आती है उनकी बैठने की जगह,
तो एक संवेदनशीलता दिखाते हुए फंड्स का क्रिएशन करके जिस तरह से न्यायपालिका अपने लिए सुविधाएं निर्णय के द्वारा उपलब्ध करवा देती है सरकार से, और सरकार की मजबूरी होती है उस आदेश को मानना, उसी तरह से कल आप एजी के माध्यम से अपील करें कि हाईकोर्ट निर्देश के लिए तो कह नहीं सकते, लेकिन इस पर फैसला करके उनको सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने के लिए सरकार को भी निर्देशित करने अगर हो जाए कि जल्दी से जल्दी इनको सुविधा हो जाए। तो स्थितियां बड़ी खराब है, हम लोग भी जाते हैं वहां, तो वहां बैठने की जगह नहीं मिलती है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे बैठे न बोले। ये आदतें नहीं जाएगी साहब, इनको आप कभी कभी बुला करके विधानसभा की इथिक्स भी बताया करें। मेरे माननीय सदस्य ने बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न भी रखा है कि रिटों का निर्णय भी होना चाहिए और संभाग स्तर पर जितने भी हमारे न्यायालय हैं उनको प्राथमिकता से सुविधाएं मिले। इस विचार पर, आपके विचार पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए यथासंभव शीघ्र इस पर निर्णय लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर बोरा, बैठे बैठे मैं पिछली बार भी टोका था। माननीय वरिष्ठ सदस्य, आप हर 2 बार हो गया आज। अरे ये केवल भरतपुर का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग लाए थे, क्या ये कानून प्रदेश में लागू है? एक मिनट, इससे संबंध नहीं है। क्या ये कानून प्रदेश में लागू है? ये यदि ये लागू है, ये प्रश्न से जुड़ा हुआ इसी का भाग है। अध्यक्ष महोदय, ये केवल अधिवक्ता इसी का भाग है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इसी का अध्यक्ष महोदय, जब हमारा कोई मंत्री पिछली सरकार की बात करता है तो उनको तकलीफ होती है, और आप पिछली सरकार की बात क्यों कर रहे हो? ये अधिवक्ताओं की व्यवस्था भरतपुर संभाग की है, ये उसमें नहीं है। अगला प्रश्न है श्री रविंद्र भाटी। प्रश्न संख्या 866 जवाब मिल गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि पूछे गए सवाल का आधा जवाब हिंदी में और आधा मुख्य सार अंग्रेजी में प्रस्तुत कर रही है, जबकि ऑफिशियली लैंग्वेज हिंदी होने के बाद विधेयक मूल रूप से हिंदी भाषा में सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नों के जवाब पूर्णतः हिंदी में प्रस्तुत की जाए, इस संबंध से मैं आसन से व्यवस्था उपेक्षित करता हूं। साथ ही साथ पहला मेरा पूरक सवाल है, बाड़मेर जिले में पृथक किए गए 57,205 परिवारों में से स्वेच्छा से कितने तथा जबरदस्ती से कितने परिवारों को पृथक किया गया, और जो जबरदस्ती से पृथक किए गए परिवार हैं उनके द्वारा पात्र परिवारों का हक मारने के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की? अगर नहीं की तो कब तक करने की मंशा आप रखते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, शिव से आने वाले विधायक ने युवा साथी हैं और छात्र राजनीति से निकलकर गांव के इन्होंने ग्रामीणों की जो खाद्य सुरक्षा से वंचित लोग हैं उनका प्रश्न पूछा। मैं इनको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में जो इन्होंने पूछा, गिव अप, हमने किसी को जबरदस्ती से नहीं हटाया। गिव अप अभियान राजस्थान का भारत में दूसरा अभियान है जिसका एक मॉडल के रूप में गया है, और राजस्थान में 54,49,778 लोगों ने स्वेच्छा से अपने नाम गिव अप के माध्यम से हटाए, और जिसमें बाड़मेर जिले से आप सुनिए, आप बैठे बैठे नहीं बोलिए बात का। तीसरी बार कह रहा हूं। और यदि बहस करनी है तो बहस करना, आपका बहस करूंगा आपसे, आप करना, क्योंकि आप ही के साथी कल मुझे बोल रहे थे धन्यवाद, क्योंकि 5 साल कह रहे थे हमारी सरकार ने एक भी नाम नहीं जोड़ा और आपने 73 लाख जोड़े, वो आप ही के साथी मुझे धन्यवाद दे रहे थे। हाँ तो सुनिए, फिर बीच में मत बोलिए, या तो जवाब के लिए तैयार रही है या तो बोलो मत। हाँ बोलिए, बोलोगे तो जवाब देंगे। हाँ सब लोग। हाँ अब बाड़मेर जिले में मैं माननीय शिव से आने वाले सदस्य को बताना चाहूंगा, 1,56,654 लोगों द्वारा स्वेच्छा से गिव अप किया गया, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी 2025 को 1 साल पोर्टल चालू हुआ है, उसमें 3,08,429 यानी डबल संख्या में बाड़मेर जिले से लोग नए जुड़े हैं जो लंबकुशल से वंचित थे। और शिव, जहां से आप आते हो, शिव विधानसभा से आपके 43,042 लोगों द्वारा गिव अप किया गया, और नए लाभार्थी 82,306 डबल लाभार्थी वहां से जुड़े हैं।
और आज भी मैं माननीय सदस्य को यदि ये वेदना है कि कोई वंचित है, तो भजनलाल शर्मा सरकार ने पहली बार इस सरकार ने किसी राजस्थान में किसी सरकार ने गरीबों को कोई भी वंचित नहीं रहे, इस ध्येय लक्ष्य लेकर चले। पोर्टल पूरे समय चालू है और 11 लाख के रिक्त स्थान हमारे पास आज भी हैं। जिसको जुड़ाना चाहे आप जुड़ाइए आपके टाइम में। आपके शिव में अभी हमारे पास 1421 एप्लीकेशन 2025 के पोर्टल में विभिन्न स्तर पर पेंडिंग है। बाड़मेर में 4997 एप्लीकेशन पेंडिंग है। कोई भी खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं रहेगा, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो वापस आप सत्यापन करवाएं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जो सक्षम है वो भी इन लाइनों में होता है और जो कैपेबल नहीं है कई बार उनके भी नाम काट दिए जाते हैं, ये कहना है। तो एक बार आप ये कराएं। साथ ही साथ मेरा जो सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल है उसमें क्या सरकार खाद्य सुरक्षा, धन्यवाद आप रो मंत्री जी रो, विशेषकर बीकानेर आउनाड़ा रो खूब आभार। क्या सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली खाद्य सामग्री की क्वालिटी की जांच कराने और परिवार के सदस्यों के आधार पर वर्तमान में निर्धारित क्वांटिटी को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? उसका एक क्वांटिटी और क्वालिटी का जो कहा है, इसमें क्वालिटी का इसलिए क्योंकि एक आम धारणा बन चुकी है कि ये जो गेहूं आप दे रहे हैं इससे कई डिजीज जैसे कैंसर और तमाम रोग जो है इससे बढ़ रहे हैं, ऐसी जो है एक धारणा बन चुकी है। इसलिए आप क्वालिटी की बात जरूर करें। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 2 खंड में प्रश्न पूछा। एक तो कि जो लोग वापिस से कोई ऐसे हैं जो जैसे EKYC जिन्होंने नहीं कराई उनको वापस जोड़ने के लिए बाड़मेर जिले में हमें 1525 ऐसी परियोजनाएं आई, जिसमें मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि इसमें से लगभग 802 को हमने पुनः जोड़ दिया गया है। 81 अस्वीकार की गई और 642 अभी परियोजनाएं उसमें काल में चल रही है, उसमें आवेदन जांच में चल रहे हैं। दूसरा आपका प्रश्न इसमें खाद्य सुरक्षा में जो लाभार्थी हैं, तो उसमें ना सिर्फ 5 किलो गेहूं, ये खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 5 किलो गेहूं है उसको मिलता है और बिल्कुल क्वालिटी अच्छी। आप ये कैंसर का सर्वे पता नहीं कहां से लेकर आए हो। मेरे ख्याल से मेरे फादर खुद कैंसर के डॉक्टर हैं, हमने तो कभी नहीं सुना कि कनक देने से कोई कैंसर होता है। बाजरी दे दो, बाजरी साहब, बाजरी दे दो आप गेहूं की जगह। और दूसरा आपने ये पूछा कि उन लाभार्थियों को, दूसरा उनको लाभार्थियों को कि भाई 5 किलो गेहूं तो मिलता है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना से। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारा संकल्प पत्र था उसमें 450 रुपए में मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 12 सिलेंडर मिल रहे हैं। तीसरा मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना से जो ये 73 लाख लोग वंचित थे उनको मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना से फ्री चिकित्सा सुविधा मिल रही है। और चौथा मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना में 5 लाख की राशि कल को दुर्घटना में। अगला प्रश्न श्री कालीचरण सराफ, प्रश्न संख्या 6। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हाँ ये सही है कि जयपुर शहर के रिहायशी इलाकों में कई बार लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। विगत 1 वर्ष में जयपुर शहर की आबादी क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट हुआ है, जिसका विवरण परिशिष्ट A पर संलग्न है। खंड 2, जयपुर शहर के रिहायशी इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट रोकने के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट B पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है कि लेपर्ड और अन्य वन्य जीवों की लगातार आबादी क्षेत्र में घुसने की घटनाएं हो रही है, परंतु आज तक कोई एकल हेल्पलाइन नहीं है जहां लोग तुरंत मदद मांग सकें? नतीजा ये होता है कि सूचना देर से पहुंचती है, भीड़ पहले जुड़ जाती है और इंसान वन्य जीव का सामना संघर्ष में बदल जाता है। सूचना की प्रक्रिया जटिल होने के कारण लोग पहले पुलिस कंट्रोल रूम या जिला प्रशासन को फोन करते हैं, फिर वहां से सूचना वन विभाग तक जाती है। इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो यदि हाँ, तो क्या विभाग 16 नंबर की तर्ज पर 24 घंटे सक्रिय वन्य जीव हेल्पलाइन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? पहला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा। वन्य जीव आबादी क्षेत्र में आने के बाद या तो पुलिस थाने में सूचना दी जाती है या 100 नंबर पर सूचना करके वन विभाग को सूचना आज तक प्राप्त होती थी। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि वन एवं वन्य जीव संबंधी समस्याओं को विभाग को सूचित करने के लिए विभाग द्वारा एक प्रत्यक्ष हेल्पलाइन नंबर
1926 स्थापित किए जाने का कार्य प्रगतिरत है और माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि इस हेल्पलाइन को 1 माह के अंदर अंदर चालू कर दिया जाएगा। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, क्या ये सही है कि शहर के झालाना, आमागढ़ और नारगढ़ के लेपर्ड अब लगातार जंगलों से निकलकर घनी आबादी वाले इलाकों में दाखिल हो रहे हैं? लेपर्ड की बढ़ती संख्या और सिमट रहे जंगल एरिया की वजह से टेरिटरी की तलाश में लेपर्ड लगातार आबादी क्षेत्र में घुस रहा है। यदि हाँ, तो क्या विभाग महाराष्ट्र की तरह इमरजेंसी प्रीडेटर प्रोटोकॉल लागू करने का विचार रखती है? सूचना मिलते ही 5 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया जाता है वहाँ महाराष्ट्र में, ताकि भीड़, शोर और भगदड़ से लेपर्ड को और लोगों दोनों को सुरक्षा बनी रहे। तो क्या आप भी ये महाराष्ट्र की तरह इमरजेंसी प्रीडेटर प्रोटोकॉल लागू करने का विचार रखते हैं? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत ही एक अच्छा और सारगर्भित सुझाव रखा है, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि जब वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वहां रहने वाले आमजन उद्दलित हो जाते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिससे वन्यजीव भी घबराता है और आमजन में भी घबराहट पैदा होती है और यदा कदा आमजन वन्यजीव के ऊपर पथराव भी करते हैं, लाठी से वार करने का प्रयास भी करते हैं, जिसकी परिणति ये होती है कि वो वन्यजीव आमजन के ऊपर भी हमला करता है और कई बार उसके अंदर कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं और सदन को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में इस प्रकार की जो प्रचलित योजनाएं हैं उस पर विभाग परीक्षण करेगा और आने जो हमारा वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है, हम प्रयास ये करेंगे कि इसी वित्त वर्ष के अंदर इस प्रकार की कोई एसओपी बना करके संपूर्ण राजस्थान के अंदर उसको लागू करें, जिससे एक पेरिफेरा को संरक्षित करके वन्यजीव और आम जन में उस टकराव को रोका जा सके। इसके लिए वन विभाग पूरी तरह से कृत संकल्पित है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष के अंदर इस एसओपी को हम राजस्थान के अंदर लागू करेंगे। अगला प्रश्न श्री प्रशांत शर्मा। प्रश्न संख्या 819। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को उत्तर मिल गया है। मेरा इस विषय में पहला पूरक प्रश्न है कि उत्तर में उल्लेखित विपणन विभाग द्वारा निर्मित 16 सड़कों का नवीनीकरण व मरम्मत का कार्य निकट भविष्य में कब तक किया जाना प्रस्तावित है? माननीय मंत्री जी। आमेर से आने वाले विधायक महोदय द्वारा पूछा गया प्रश्न में कि 16 सड़कें इनके द्वारा वहां पर क्षतिग्रस्त बताई गई है और उनका नवीनीकरण का कार्य 29 किलोमीटर का है। इसमें पहले तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता था और काफ़ी समय से ये बंद था, तो इस वर्ष 16/9/2025 को ये आदेश जारी किए गए कि मंडी समिति सड़कों का मरम्मत कराई जाएगी। जो 5% राशि है जो सकल बचत का, उसका सड़कों का नवीनीकरण हेतु राशि उपयोग की जाएगी। अगला प्रश्न। क्या कोई नई सड़कें भी वर्तमान में कृषि विपणन विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र आमेर में प्रस्तावित हैं? बिल्कुल, जो आप प्रस्ताव देंगे सरकार में, जैसे आपने नवीनीकरण का कहा, तो आपके आमेर मंडी में आमेर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के लिए 41.54 लाख रुपए राशि वहां पर है बचत में, जिसमें आप उपयोग सड़क के नवीनीकरण के लिए कर सकते हैं और जो नवीन सड़क संपर्क के लिए जो आपकी राशि वहां पर जितनी सकल बचत में होगी उसके लिए आप नवीन सड़कों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। और आप ये नवीनीकरण के लिए 41.54 लाख के प्रस्ताव भिजा देंगे तो उनका नवीनीकरण में हम सरकार ले लेगी इसको। अगला प्रश्न है श्री संदीप शर्मा। प्रश्न संख्या 534। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछिए। बिंदु संख्या 1 में जो 727 आंगनबाड़ी केंद्र एक कमरे में संचालित हैं, उन्हें बड़े और पर्याप्त भवन में स्थानांतरित करने हेतु सरकार के कदम तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 21-22 में जो पोषण वाटिकाएं विकसित होने के बाद इन वाटिकाओं से वंचित रह गईं तथा नए खोले गए आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं के विकास की सरकार की योजना। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 21-22 में पोषण अभियान के अंतर्गत नवाचार के रूप में पोषण वाटिकाएं विकसित की गई थी। वर्तमान में भी केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित की जा रही हैं। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राज्य मद से विकसित किए जा रहे आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थान की उपलब्धता के अनुसार पोषण वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। वर्तमान में 107 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों एवं 242 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं। अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी स्थान की उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पोषण वाटिकाएं विकसित करने के कार्य करे जाएंगे। माननीय सदस्य। दूसरा पूरक प्रश्न बिंदु संख्या 4 में, क्या यह सही है कि भारत सरकार के नियमानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए देय राशि वर्तमान आवश्यकताओं के हिसाब से अपर्याप्त है? गत बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से वृद्धि की गई थी। इसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का मैं धन्यवाद देता हूं, परंतु अभी भी यह मानदेय पर्याप्त नहीं है तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण रूप से इन कार्यों को संपादन कर रही हैं। वर्तमान में उनके पारिवारिक भरण पोषण को देखते हुए क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय एवं संचालन राशि में वृद्धि के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में समय समय पर वृद्धि की जाती रही है। भारत सरकार के स्तर पर समय समय पर मानदेय एवं अन्य मदों में देय राशि में वृद्धि हेतु अनुरोध किया जाता है एवं राज्य की ओर से भिजवाए जाने वाले एनुअल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान में भी आवश्यकता अनुसार उक्त राशि में वृद्धि संबंधित प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर का है, उससे स्थगित किया जाता है। वो 2 विभागों से संबंधित है। एक विभाग का तो उत्तर आ गया था, दूसरे का नंबर नहीं है, तो जैसे ही समाज कल्याण का आएगा उस दिन इस प्रश्न को ले लिया जाएगा। अगला प्रश्न श्री जबर सिंह सांखला। प्रश्न संख्या 971। माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या 1 खंड 1। वर्तमान में बदनौर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय मुंसिफ कोर्ट की स्थापना का कोई प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, क्योंकि बदनौर क्षेत्र के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्तर के सुनवाई योग्य लंबित प्रकरणों की संख्या मात्र 812 है, जो कि राज्य सरकार द्वारा न्यायालय की स्थापना हेतु निर्धारित मापदंड 1700 से 2000 प्रकरण से बहुत कम है। भविष्य में इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। धन्यवाद। पूरक प्रश्न है, कोई हो तो बताओ। वैसे तो उत्तर आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि बदनौर जो एरिया है वो पहाड़ों पर बसा हुआ है, वहाँ 20-20, 30-30 किलोमीटर तक कोई बसों की व्यवस्था नहीं होती है और ब्यावर वहाँ से 45-50 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आपकी गाइडलाइन के अनुसार 812 प्रकरण ही वहाँ है, तो नियमों में कोई संशोधन करके वहाँ का जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ के गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को एक उचित न्याय, सस्ता न्याय मिल सके, इसके लिए आप नियमों में कोई संशोधन करने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का प्रश्न और इनकी मांग वाजिब है। पहाड़ी एरिया में दूरस्थ स्थान पर होता है तो लिटिगेंट को जाने में तकलीफ अवश्य होती है। इस पर सरकार अपने संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि यही सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने का आधार भी बनता है। शीघ्र न्याय हो, सस्ता न्याय हो, पारदर्शिता हो। हम पूरे प्रयास करेंगे कि ऐसे दूरस्थ स्थानों पर जहाँ जहाँ भी हमारे न्यायालय हैं उनमें कैसे व्यवस्था की जा सके, लिटिगेंट को नज़दीक कैसे न्याय मिले, इस पर गंभीरता से सरकार विचार करेगी और अपने संसाधनों की उपलब्धता और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की अनुमति से इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जाएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न ललित मीणा। प्रश्न संख्या 518। माननीय मंत्री जी।
माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 जिला 12 में वर्तमान में कुल 575 उचित मूल्य की दुकानें उपखंडवार सूची प्रशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 वर्ष 2020 से 25 तक जिला 12 में पदस्थापित रहे अधिकारियों परिवर्तन कार्मिकों के द्वारा विभागीय नियमानुसार उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण किए गए। निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं पर 434 उचित मूल्य दुकानों को नोटिस जारी कर प्रकरण दर्ज किए गए। उक्त अवधि के दौरान जिले में पदस्थापित रहे अधिकारियों परिवर्तन कार्मिकों का विवरण प्रशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 उक्त अवधि में जिला 12 में कुल उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए एवं 82 संबंध अटैचमेंट के आदेश जारी किए गए तथा उचित मूल्य दुकानों में अनियमितता पाए जाने के कारण राशन डीलर का प्राधिकरण पत्र निलंबित होना प्रमुख कारण रहा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहूँगा। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी प्रयासरत है, हमारी सरकार भी प्रयासरत है। राजस्थान में 4000 से ज़्यादा अभी गौशालाएँ संचालित है और उनमें 4000 से जो ज़्यादा गौशालाएँ संचालित है उनमें से पात्र गौशाला अभी 2025-26 में 3310 गौशालाओं ने अनुदान के लिए आवेदन किया है। उनको हम विधानसभा का उत्तर दे दीजिए पहले इनको। उनका जो मुख्य उद्देश्य है कि हर जगह पंचायत में गोचर भूमि में गौशालाएं खुलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से गोचर भूमि में गौशालाएं खोलने के लिए कई जगह गोचर भूमि में गौशालाएं कई जगह संचालित है और वो भूमि उनके नाम से आवंटित नहीं हो रही है। उसका कारण है कि गुलाब कोठारी ने एक रिट याचिका लगाई थी और उसमें गोचर को निजी संस्थाओं को आवंटित करने के लिए मनाही थी। उस कारण से नहीं हो रही है। लेकिन अभी एक सर्कुलर निकला है जो रेवेन्यू विभाग ने जारी किया है कि जिस ग्राम पंचायत में शिवाचक भूमि नहीं है और पर्याप्त मात्रा में जितने गोवंश है उनके लिए गोवंश के चरने के लिए पर्याप्त मात्रा में गोचर है तो वहाँ पर गौशाला के लिए भूमि आवंटित हो सकती है। तो ऐसे क्षेत्र सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, उनसे सबसे निवेदन है कि ऐसे क्षेत्र ऐसे गांव जहां पर शिवाचक भूमि नहीं है और पर्याप्त मात्रा में गोचर है वहां पर गौशालाओं के लिए भूमि आवंटन करवाने की कार्रवाई जिला कलेक्टर के माध्यम से कराए, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। अगला प्रश्न है श्री हरिमोहन शर्मा। 690। माननीय अध्यक्ष महोदय जी एक मिनट। अरे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है आपका उत्तर आ गया। अरे ये से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक जो माननीय मंत्री जी ने कहा जो चारागाह पड़े हुए हैं, आपके चारागाह हैं मगर अवैध कब्जे उनमें 99% लोगों ने कर लिए गए हैं कांग्रेस के राज में। अब उसके बाद में यानी वो एक तो अवैध कब्जे उन चारागाहों से हटाए जाएं और चारागाहों से अवैध कब्जे हटाए जाएं और उसके बाद में कलेक्टर को आदेश दिए जाएं और सभी विधायकों से अपनी अपनी विधानसभा में गौशाला खोलने के यही स्वीकृति मांगी जाए। ये मेरा अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी से क्वेश्चन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आग्रह किया है इनका उत्तर आने फिर आप कि राजस्थान भर में चारागाह पर कई जगह अतिक्रमण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा ये चारागाह भूमि वैसे पंचायत राज के अंतर्गत आती है, गोपालन विभाग के अंतर्गत चारागाह भूमि नहीं आती, पंचायत राज के अंतर्गत आती है। मैं पंचायत राज मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे जो भूमि जहां पर चारागाह है, चारागाह के ऊपर अतिक्रमण है, उनको चिन्हित करके उसे हटाने के लिए कार्रवाई करें, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सा सवाल है कि पिछली सरकार ने पंचायत समिति लेवल पे गौशाला खोलने का निर्णय लिया था, क्या ये योजना नंदी गौशाला, क्या ये योजना अभी चालू है? और दूसरा मेरा इतना सा अनुरोध है माननीय मंत्री जी, जब तक आप चारागाह गौशालाओं को अलॉट नहीं कर रहे हैं
या गौशालाओं को भूमि अलॉट नहीं हो रही है, तब तक किसानों की जो फसल खराब हो रही है या उनको जो फसल में नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने का सरकार का कोई इरादा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जो योजनाओं के बारे में बताया कि नई गौशाला खोलने के लिए कौन कौन सी योजना जो पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 योजना अभी जो चल रही है। एक पंचायत समिति स्तरीय पशु आश्रय स्थल गौशाला योजना, जन सहभागिता योजना, जिसमें 10% राशि जन सहयोग से होती है और 90% राज्य सरकार गौशाला के निर्माण के लिए देती है। पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना भी जन सहभागिता योजना चल रही है, उसमें भी 90% राशि सरकार देती है और 10% जन सहयोग से, और साथ ही एक गौशाला विकास योजना भी चल रही है। ये तीनों योजना सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूँगा, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में ये जो गौशाला योजना है उनका आप लोग है ना पूरा उपयोग में करें, उनका लाभ ले, और जो गौशाला की संस्थाएं है उनसे ज्यादा से ज्यादा गौशाला खोलने के लिए उनको प्रेरित भी करें, और कहीं नई संस्थाएं बनानी है तो वहाँ पर कोई संस्था बना करके उनका रजिस्टर्ड कराए, और रजिस्टर्ड करा करके गौशाला योजना में आवेदन भी कराए, जिससे हम उनको अनुदान भी देंगे और निर्माण के लिए पैसा भी देंगे। ये सरकार की योजना है। अगला प्रश्न श्री हरिमोहन शर्मा, माननीय सदस्य, आप मंत्री भी रहे हैं। 690 माननीय सदस्य, अंकित नहीं, कोई बीच में 690 जवाब 690 कुछ भी कहा, मेरे से बिना पूछे नहीं बोलोगे। हाँ, हरिमोहन जी, जवाब आ गया सर। पूरे पुरुषों, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नियमों के अंतर्गत विभाग को हर फैक्ट्री की पर्यावरण के संबंध में साल में कितनी बार मिनिमम जांच करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिन फैक्ट्रीज को जांच की गई और उनको दोषी पाया गया, उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई विलंब हो गया और कार्रवाई नहीं की, वो है 1, 5 और 12 क्रम संख्या आप पर जो आपने जिनको दोषी पाया है, तो उसका क्या कारण था? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने पहला ये प्रश्न ये किया कि जांच का कब किस समय पे हमको जांच करनी जानी चाहिए। साल में 2 महीने में एक बार हमारे विभाग के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, और कई बार शिकायत आती है तो उस पर शिकायत के आधार पर जांच की जाती है, लेकिन नियमित जांच करने का प्रावधान है। जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसको नोटिस दिया जाता है, और नोटिस में जो जो कमियां उस उद्योग में पाई जाती हैं, उस उद्योग के संचालनकर्ता को यह कहा जाता है कि आप उनको दूर करें। उसके बाद फिर दोबारा निरीक्षण होता है। यदि निरीक्षण के दौरान वो औचक किया हुआ सही पाया जाए तो उस आधार पर उसको कंसर्न टू ऑपरेट जारी रखी जाती है। यदि कमियां दूर नहीं की जाती तो कंसर्न टू ऑपरेट वापस ले ली जाती है। प्रश्नकाल समाप्त। अब मैं क्या आपका सदस्य नहीं पूछा, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित के निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री रफीक खान सदस्य की ओर से बगराना स्थित राजीव आवास योजना पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से सादुलपुर लोहारू रेलवे लाइन स्थित रामपुरा ग्राम में रेलवे अंडर ब्रिज बनाए जाने के संबंध में। श्री ललित यादव सदस्य की ओर से मुंडावर नगर पालिका क्षेत्र में कस्टोडियन मकानों में निवासरत पात्र परिवारों को कब्जे के आधार पर पट्टे जारी नहीं किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से उप जिला एवं ट्रोमा अस्पताल शाहपुरा के निर्माण की निविदा प्रक्रिया में विलंब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से रतनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा मूंगफली उत्पादक किसानों को भुगतान नहीं किए जाने से
उत्पन्न स्थिति के संबंध में। डॉक्टर रितु बनावत सदस्य की ओर से महिला जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के प्रति असंवेदनशीलता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर में नोहर फीडर के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से आबकारी विभाग द्वारा डोडा चूरे के संबंध में जारी परिपत्र से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से प्रदेश में गत 3 दिवस में हुई ओलावृष्टि एवं बारिश से उत्पन्न हुई बर्बाद हुई फसलों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री थावरचंद सदस्य की ओर से कडाना बांध विस्थापित आदिवासी परिवारों को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र से वंचित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अमित चाचाण, श्री चंद्रभान सिंह चौहान, श्री सुरेश गुर्जर और श्री थावरचंद को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री भागचंद टांकड़ा सदस्य की ओर से बांदीकुई को जिला बनाए जाने के संबंध में। श्री विद्याधर सिंह सदस्य की ओर से उप जिला चिकित्सालय फुलेरा के भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के संबंध में। श्री डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले में नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण में आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने के संबंध में। श्री राजेंद्र सदस्य की ओर से महुआ करौली स्टेट हाईवे संख्या 22 का नवीनीकरण करवाए जाने के संबंध में। श्री केसाराम चौधरी सदस्य की ओर से प्रदेश में माता पिता की स्वीकृति के बिना होने वाले प्रेम विवाहों के संबंध में। श्री लादूलाल पीतलिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सहाड़ा की ग्राम पंचायत मोखुंदा स्थित रणजीत सागर तालाब के मोड़ा देह बांध के पानी से भरे जाने के संबंध में। श्री बहादुर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र वैर की ग्राम पंचायत पिदावली एवं बादश्रैन की विद्युत समस्या का स्थायी समाधान किए जाने के संबंध में। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भरतपुर के कतिपय ग्रामों में अतिवृष्टि से होने वाले जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान किए जाने के संबंध में। श्री हमीर सिंह भायल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में। श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में स्वीकृत सड़कों एवं पुलों का कार्य पूर्ण नहीं होने के संबंध में। श्री घनश्याम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन एवं नवीन चिकित्सालय खोलने के संबंध में। श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश में खेजड़ी, औरण और गोचर के संरक्षण हेतु कानून बनाए जाने के संबंध में। श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में आर्म्स लाइसेंस जारी किए जाने के संबंध में। श्री बाल मुकुंदाचार्य सदस्य की ओर से जयपुर शहर में के परकोटा में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की आवाज तय मानकों से अधिक होने के आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री चेतन पटेल कोलाना सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीपलदा में वर्ष 2025 में हुई अतिवृष्टि से प्रभावितों को मुआवजा दिलवाए जाने के संबंध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। पर्ची आज दिनांक 29 जनवरी 2026 को शून्यकाल में बोलने के लिए 51 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार हैं। श्री उदयलाल बडाना अन्य व्यक्तियों के नाम पर जारी लाइसेंस पर अवैध शराब की दुकानों के हो रहे संचालन के संबंध में। श्री शिखा मिल बड़ारा चौमू ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति संकट के संबंध में। श्री आदुलाल मेघवाल विधानसभा क्षेत्र चौहटन सहित संपूर्ण प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरे जाने एवं राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत कार्मिकों के तर्ज पर राजकीय विद्यालयों में भी शैक्षणिक योग्यताधारी अनुभवी एवं प्रशिक्षित कार्मिकों को
प्रदान करने के संबंध में श्री धर्मपाल इंदिरा गांधी नहर पर आधारित कुंभाराम लिफ्ट नहर से मलसीसर जिला झुंझुनू में निर्मित जलाशय में आपूर्ति किए जा रहे जल के संबंध में श्री अमित चाचाण। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नौहर फीडर नहर एक मेरे विधानसभा क्षेत्र की जीवनदायिनी है, जिसमें 35 से अधिक गांव सिंचित हो रहे हैं, लेकिन आज वही नहर अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रही है। नौहर फीडर नहर हरियाणा के माध्यम से हमें पानी मिलता है, लेकिन वो बार बार क्षतिग्रस्त होने से, टूटने से हमारे किसानों की चलती बारियां पिट रही है। अभी कुछ दिन पहले ही किसानों ने एक बड़ा आंदोलन भी नौहर में किया था कि किसानों की नौहर फीडर नहर के रीलाइनिंग का कार्य पूर्ण हो सके। 2023 में जब हमारे किसानों ने और हमारी स्थानीय सांसद ने जब ये प्रयास किया, तो केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त तत्वाधान में इस नौहर फीडर नहर का रीलाइनिंग का हम काम करवाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023 के बजट में 20 करोड़ रुपए की इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन हमें खेद है 3 साल गुजरने के बाद भी हरियाणा सरकार ने हमें एनओसी नहीं दी है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। केंद्रीय मंत्री के आश्वस्त करने के बाद भी आज तक नौहर फीडर नहर का निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है। चूंकि आपकी कथनी और करनी में इनका सदैव फर्क रहा है और आज भी हमारा किसान पानी के लिए तरस रहा है। आज उनकी चलती बारियां पिट रही है, किसानों के आंखों में आंसू हम देख रहे हैं और किसानों ने बड़ा आंदोलन भी किया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि आज आपकी हर जगह सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, फिर हमें पड़ोसी राज्य आंखें क्यों दिखा रहा है? फिर हमें हमारे हिस्से का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा? फिर नौहर फीडर नहर की एनओसी जारी क्यों नहीं की जा रही? तो मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाली 11 तारीख को बजट आए, नौहर फीडर नहर के भी रीलाइनिंग का इस बजट में घोषणा हो, हरियाणा सरकार हमें एनओसी दे और केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में इस नौहर फीडर नहर का पुनर्निर्माण करवाया जाए, जिससे कि मेरे नौहर विधानसभा क्षेत्र में 35 से अधिक गांव में जो पानी की सिंचाई होती है, मेरे किसानों को पूर्ण पानी मिल सके, टेल तक हमें पानी मिल सके। ये आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगा इस पुरजोर तरीके से कि आने वाले बजट सत्र के दौरान नौहर फीडर नहर के रीलाइनिंग का पुनर्निर्माण कार्य का बजट में घोषणा हो। जो 3 साल से हरियाणा सरकार ने हमारी एनओसी रोक रखी है, केंद्र सरकार दखल अंदाजी करे, हरियाणा सरकार से एनओसी दिलाए, डीपीआर बने और नौहर फीडर नहर का पुनर्निर्माण हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। श्री चंद्रपाल सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आप स्थगन के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, डोडा चूरा हर साल तोलने की बात आती है, जलाने की बात आती है। पिछले 8 साल से डोडे चूरे का हर साल आबकारी विभाग द्वारा नोटिस निकाला जाता है कि आप अपना डोडा चूरा तुलाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर ये डोडा चूरा 1 साल में अपने आप नष्ट हो जाता है, जो बारिश होती है और वो डोडा चूरा खत्म हो जाता है। पर हर साल किसानों को परेशान करने के लिए वो हर साल नोटिस निकालते हैं और नोटिस के माध्यम से उनको तोलने की प्रक्रिया करती है। फिर हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर अधिकारियों को कहते हैं कि इनको उचित मुआवजा मिले, क्योंकि किसानों को पहले डोडा चूरा के सरकार पैसा देती थी, माननीय सदस्य, और आज की तारीख में एक बैठ करके बात डोडा चूरा ये सदन है, तोलने का पैसा नहीं देती है। उसके बाद दूसरा जाओ। सरकार डोडा चूरा नहीं खरीदती है। अध्यक्ष महोदय, तो मेरा इस के माध्यम से सरकार से, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं, डोडा चूरा तोले, प्रत्येक किसान को 1000 रुपए किले के माध्यम से पैसा मिले और पुराना जो नष्ट था वो सभी किसानों ने खराब होने के बाद, हमारे किसान ईमानदार है, कई बेईमान नहीं है, उन्होंने सबने खेतों में डालकर उनका खाद की प्रक्रिया अपना दी गई है, कोई पुराना माल नहीं बचा है। अब नया जो भी अगर आप सरकार उनको खरीदना चाहती है, नष्टीकरण कराना चाहती है, तो उनको उचित मुआवजा दे, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, जो भी उनका उचित मुआवजा हो, उनके माध्यम से तोलने की प्रक्रिया करें, वरना किसानों को परेशान नहीं करें। ऐसे आबकारी के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से ऐसा कोई नोटिस उनको नहीं निकाले जो किसानों को असुविधा हो, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिले में ये डोडा पुष्प की खेती होती है।
डोडा चूरा हर बार इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। सरकार एक नोटिस निकाले और नोटिस के माध्यम से पुराना नष्टीकरण खत्म करे और नया उसका मुआवजे के तौर पर करें और किसानों को इस प्रकार परेशान नहीं करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री सुरेश गुर्जर, आपने मुझे नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत पिछले 3-4 दिनों से लगातार प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश हो रही है। बारिश के कारण, ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। लगातार 3-4 दिनों से जो बारिश हुई उसमें प्रदेश के कई जिलों में चाहे सरसों हो, गेहूं हो, संतरे हो, अफीम की खेती हो, 90% तक फसल खराब हो गई है। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी सरकार से मांग है कि पिछले वर्ष जो खराबा हुआ था उसका भी अभी तक सरकार ने मुआवजा नहीं डाला है। हमारे जिले में 100% खराबा बताया था, मात्र 25% किसानों को मुआवजा डाला है। मेरी सरकार से मांग है जो